नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम लोग भारत की कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं और ये लोकेशंस आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हम इन लोकेशंस को सवालों के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद इन्हें मैप के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है, जो कि ये है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दृष्टि आईएएस आपके लिए एक फ्रीडम सेल ले आया है, जिसमें फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, डीएलपीज और टेस्ट सीरीज पर। आप इस ऑफर को 18 अगस्त तक अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और इस ऑफर को अवेल करें। इसके अलावा आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 8750187501 अथवा 8010440440। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस ऑफर की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इस ऑफर में खास तौर पर आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल रहेगा, उसके आपके लिए ईएमआई की व्यवस्था भी रखी गई है। डिस्काउंटेड प्राइस पर आप यहाँ पे 4 अलग अलग किस्तों में जो है ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और आप बिना किसी देरी के 18 अगस्त तक इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जो आपको पिछले बार दिया गया था ये अभ्यास के लिए। अरुण और तमूर निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? घाघरा नदी, कोसी नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। ओके, तो चलिए देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अरुण और तमूर नदियों की, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एरिया जो है ये नेपाल का एरिया है और नेपाल से 3 नदियां, एक सुन कोसी, अरुण और तैमूर, ये तीनों मिल करके कोसी बनाती है और जो कि भारत के अंदर एंटर करती है। आप जानते होंगे कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिकॉज इसकी वजह से वहां पे काफी सारी बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे हैं कि अरुण और तमूर जो है वो कौन सी नदियों की कह सकते हैं स्ट्रीम्स हैं, तो वो है कोसी नदी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अरुण और तमूर निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कोसी नदी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह भारत का एकमात्र जीवित किला है। दूसरा है कि यह सिल्क रूट पर एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जो भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। तीसरा है कि सूर्य के प्रकाश के साथ रंग बदलने वाले पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला सुनहरा दिखाई देता है। कौन सा किला उपरोक्त विशेषताओं से मेल खाता है? जैसलमेर किला, लाल किला, गोलकोंडा किला, मेहरानगढ़ किला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लाल किला तो आप हटा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीले बलुआ पत्थर की बात की जा रही है। आपको पता है लाल किला जो है लाल पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात कि भारत का ये एकमात्र जीवित किला है। जब हम जीवित किले की बात करते हैं तो जीवित किले का मतलब ये है कि अभी भी इसके अंदर, किले के परकोटे के अंदर लोग रहते हैं। ठीक है, और जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। तो ऐसा किला जो है राजस्थान में एक मौजूद है। ठीक है, दूसरा, यह किला सिल्क रूट पर एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र होता था। तो आप देखेंगे जब हम बात करते हैं कि इस एरिया की, इस मैप को देखिए आप, इस मैप पे आप देखेंगे कि जब हम सिल्क रूट की बात करें तो सिल्क रूट कुछ इस तरीके से हुआ करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक व्यापार केंद्र हुआ करता था राजस्थान में कहीं जैसलमेर के आसपास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया या फिर यूं कहें कि मध्य एशिया की तरफ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरी बात अगर हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश के साथ यह रंग बदलने वाले पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला सुनहरा दिखाई देता है, इसलिए इसको सोनार किला भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सोनार किला भी कहा जाता है। और सोनार किला आप सभी जानते हैं, जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किला है सोनार किला, जो कि आप देख रहे हैं पीले पत्थर से बना हुआ है। अब जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो दोपहर में आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन वगैरह के इफेक्ट की वजह से ये काफी सुनहरा नजर आता है, इसलिए इसको सोनार किला भी कहा जाता है। ठीक है, अगली चीज, ये लोकेटेड है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो चुकी है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है आपका दूसरा सवाल, जो कि भाखड़ा बांध के बारे में बात कर रहा है। भाखड़ा बांध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा के ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, दूसरा है यह भंडारण क्षमता के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। तीसरा स्टेटमेंट है इसे जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थानशील भारत के लिए नए मंदिर के रूप में प्रसिद्ध किया गया। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं यहाँ पे सही कथन कौन कौन से हैं उसको आपको देखना है। ठीक है, पहला है कि यह पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा के पास ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, हम लोग अभी मैप देखेंगे और उस मैप पे आप पाएंगे कि ये ब्यास नदी पर नहीं बल्कि सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस मैप में
जब हम बात करें भाखड़ा नांगल की तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे स्थित है। यहाँ पे इसमें ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये सीमा है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्थित है, और इधर वाली साइड आप पंजाब देख पाएंगे, ठीक है, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, और यहाँ सीमा पे ये है। देखेंगे कि ये ब्यास नदी है जो कि ऊपर से जा रही है, जबकि हम इस डैम के बारे में बात करें, इस बांध के बारे में बात करें, और ये नदी है जिसके ऊपर ये बना हुआ, और ये नदी है आपकी सतलज नदी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने देख लिए। पहले स्टेटमेंट की बात करें अगर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि ये सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। यह भंडारण क्षमता के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, ये बिल्कुल ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनरुत्थानशील भारत के नए मंदिर के रूप में प्रसिद्ध किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, केवल 2 और 3। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है, और यह उत्तरी भारत में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो आप देखेंगे कि ये सतलज पर है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे स्थित है। दूसरा, यह बांध 225.55 मीटर या फिर 740 फीट ऊंचा है, और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात करें, अगर इस जलाशय की बात करें तो इसको गोविंद सागर भी कहा जाता है, तो इसे गोविंद सागर नाम से भी जाना जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और इसकी जो कैपेसिटी की बात करें कि कितना पानी इकट्ठा कर सकता है, वो कैपेसिटी है 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, या फिर यूं कहें कि 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर। और यह कैपेसिटी के मामले में, भंडारण के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, और पहला वाला जो है इंदिरा सागर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर बताया गया था, जो कि हमने ये सारी बातें यहाँ पे देख ली है, और हमने देखा है कि केवल 2 और 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य पहाड़ियों के भीतर स्थित है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत पनपथा अभ्यारण्य के साथ एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत और दुनिया में सबसे अधिक है, ठीक है। उपयुक्त विशेषताओं के द्वारा किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है? ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और आपको ये देखना है कि ये तीनों स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, और अंतिम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला है मध्य प्रदेश राज्य के विंध्य पहाड़ियों के भीतर स्थित है। ये बात अगर हम देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि काफी सारे जो है यहाँ पे दिए गए हैं, और आप देखेंगे अगर उत्तरी भाग में देखेंगे विंध्य पहाड़ियां कभी लगभग इसी एरिया में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पन्ना और दूसरा संजय दुबरी और बांधवगढ़ के बारे में बात की जा सकती है, ठीक है। अब जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे पन्ना के बारे में बात नहीं की जा रही, खाली बांधवगढ़ है जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है आपका सही है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पन्ना भी है। पन्ना भी काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे केन बेतवा वाटर लिंक प्रोजेक्ट की वजह से ये काफी चर्चा में रहता है, ठीक है। दूसरा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ के बारे में बात हम कर ही चुके हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेंच जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको पता होगा रिसेंटली हमने गांधी सागर के बारे में बात की थी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की थी। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करते रहते हैं, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये कह रहा है कि वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, ठीक है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यहाँ पे ये बेसिकली आपके एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं। तीसरा, मिजोरम में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से स्टेटमेंट सही कौन कौन से हैं, ठीक है। हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट। उसके अनुसार यहाँ पे अगर भारत में देखें तो 7,13,790 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि लगभग 21.71% जो है हमारे भौगोलिक एरिया का हिस्सा है, ठीक है। अब हम बात करें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है।
और अगर हम लोग प्रतिशत के तौर पे बात करें कि जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके प्रतिशत के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा जंगल आपके पाए जाते हैं मिजोरम में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद मेघालय में। ठीक है, तो परसेंटेज या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे है कि सबसे ज्यादा जंगली या फिर फॉरेस्ट एरिया में कमी कहां हुई है, तो वो कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस बार पिछले रिपोर्ट के अगर रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इस बार यहाँ पे सबसे ज्यादा कमी हुई है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ से निकालने की कोशिश की। अब आ जाते हैं वापस सवाल पे। अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वृद्धि नहीं, यहाँ सबसे अधिक कमी देखी गई है, तो ये पहला वाला तो गलत हो जाता है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मिजोरम में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, तो यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2 और 3 आपका सही होगा, केवल 2 और 3 बी आपका उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी DSDBO सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है, जो लद्दाख को चीन के जिंजियांग प्रांत से विभाजित करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है दौलत बेग ओल्डी DBO 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक पठार है जिसका उपयोग वायुसेना द्वारा आपूर्ति गिराने के लिए या फिर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पे सही कथन का जो है चुनाव करना है। पहला देखते हैं, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है, और लद्दाख जो ये काराकोरम दर्रा है वो लद्दाख क्षेत्र को जिंजियांग क्षेत्र से अलग करता है। आइए एक बार मैप देख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हम लोग इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए ये आपका लेह वाला क्षेत्र है, और लेह वाले क्षेत्र से ये रोड स्टार्ट होती है, और इस रोड का नाम है श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे श्योक से स्टार्ट होकर के दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। अब आप देखेंगे यहां से ये लेह के कुछ एरिया से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है, जो कि आपका काराकोरम पास है, काराकोरम दर्रा है। अब आप देखेंगे दर्रा जो है यहां पे आप देखें तो यहां पे चीन है, और चीन का जिंजियांग क्षेत्र यहां पे पड़ता है, जिंजियांग प्रांत यहां पे पड़ता है, और यहां पे ये देखेंगे ये आपका लद्दाख वाला एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये दर्रा लद्दाख को जिंजियांग क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कि ये कहा गया था कि लेह से स्टार्ट होकर के काराकोरम तक जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप वापस स्टेटमेंट पे आइए। देखिए दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है, जो कि बिल्कुल सही है, हमने देखा है। उसके बाद लद्दाख को चीन के जिंजियांग प्रांत से विभाजित करती है, जो कि हमने देखा, तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट पर एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इस मैप की बात करते हैं तो दौलत बेग ओल्डी कहीं यहां पे पड़ता है। अब इस जगह पे 16,000 फीट पे हमारी एयर स्ट्रिप बनी हुई है, जहां पे हमारे जहाज उतर सकते हैं, हवाई जहाज उतर सकते हैं, और ये सामयिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे युद्ध की ऐसी कोई स्थिति बनी अगर, तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रूप्स को या सप्लाई को आराम से भेज सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई एयर स्ट्रिप है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी जो है आपका यहाँ पे उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी घाट दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। दूसरा, 2001 में माधव गडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील या फिर ESA इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के रूप में सीमांकित किया है। 2013 में कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% हिस्से या फिर 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या फिर ESA के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला देखते हैं। पश्चिमी घाट दुनिया के 8 सबसे बड़े जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है, ये बिल्कुल सही है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं माधव गडगिल कमेटी की, तो ये भी बनाई गई थी 2011 में, और इस कमेटी ने कहा था कि सारा का सारा पश्चिमी घाट जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। 2013 में फिर से एक कमेटी बनती है जिसका नाम है कस्तूरीरंगन कमेटी, और कस्तूरीरंगन कमेटी ने कहा था कि 37% हिस्सा जो है पश्चिमी घाट का वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। स्टेटमेंट तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ी बहुत। जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं और लगभग 6 ऐसे राज्य हैं जो कि पश्चिमी घाट में काउंट किए जाते हैं। एक है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, चौथा गोवा, पांचवा केरल और छठा है तमिलनाडु। ठीक है, तो जब ये 6 के 6 राज्य है तो यहाँ पे अभी रिसेंटली 4 राज्यों ने ऐसा कहा था कि उनको ईएसए से कुछ इश्यूज है, कुछ चेंजेस की डिमांड की थी यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था और हमने ये सवाल लिया है। अब हम आ जाते हैं मैप्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए आप, मैंने बताया कि यहाँ पे 6 राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, चौथा गोवा, पांचवा केरल और छठा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 6 राज्य हैं जो कि वेस्टर्न घाट में आते हैं या फिर पश्चिमी घाट में आते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नीलगिरीज का एरिया है। ठीक है, और जब नीलगिरीज की बात करते हैं, नीलगिरी एक ऐसा हिस्सा है इस एरिया में जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे पूर्वी घाट है हमारे, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है नीलगिरी। ठीक है, जो आपके पश्चिमी घाट है वो अपने आप में डिवाइडेड है। ऊपर वाले को जो उत्तरी पश्चिमी घाट कहा जाता है, बीच वाले को मध्य और नीचे वाले को दक्षिणी पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जब हम बात करें तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं सतपुड़ा की पहाड़ियों से स्टार्ट होकर के सीधे कन्याकुमारी तक इसका एक्सपांस है। ठीक है, ये बात देख ली। इसके अलावा इस एरिया के अंदर काफी कुछ नदियां हैं जो बहती है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेरियार नदी, भारत पूजा नदी, नेत्रावती, शारावती, मंडोवी, ये नदियां सारी यहाँ पे बहती है। इसके अलावा अगर आप पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बात करें तो फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियां यहाँ बहती है। इसके अलावा इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती, कबिनी, ये सारी नदियां यहाँ से निकलती है। ठीक है, अगर कुछ स्पीशीज की बात करें तो वहां पे नीलगिरी तहर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत सारे हैं, अगस्त मलाई, नीलगिरी, ये सब वहां पे है। साइलेंट वैली आपका नेशनल पार्क जो है वो वहां पे है। ठीक है, और बहुत सारे दर्रे भी हैं यहाँ पे, थाल घाट, बोर घाट, ये सारे दर्रे भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि बहुत सारी कुछ थ्रेट्स हैं यहाँ पे। यहाँ की अगर हम लोग एरिया की बात करें तो बहुत सारे खतरे हैं वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि जब स्टेट्स हैं वहां तो धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है। ठीक है, विकास के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है वो वहां होती है, उसकी वजह से माइनिंग, ठीक है, माइनिंग होती है, इंडस्ट्री वगैरह प्रमोट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे खतरा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी काफी खतरा है। इसकी वजह से जो एरिया है यहाँ का उसको बचाना काफी जरूरी है और इसलिए इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के रूप में भी कहा जाता है। इसके अलावा गडगिल कमेटी और कस्तूरीरंगन कमेटी के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं अगला सवाल। चेलियार नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट में इलम बलारी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दूसरा है पुन्ना पूजा और करीम पूजा चेलियार नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला तो ये बोल रहा है कि इलम बलारी की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, दूसरा है कि ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है, अब इस बार देख लेते हैं इसकी लोकेशंस को। यहाँ पे तो ये तमिलनाडु से यहाँ से कहीं ओरिजिन होता है इनका, जो कि इलम बलारी की पहाड़ियां हैं। तो इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, आपका बंगाल की खाड़ी है, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका अरब सागर है। ठीक है, तो यहां से अगर ये नदी निकल रही है तो ये बात तय है कि ये बंगाल की खाड़ी में तो नहीं जा रही होगी। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी पुन्ना पूजा नदी और ये आपकी करीम पूजा नदी, ये जो 2 नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, और फिर ये यहां जाकर के कहीं अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहला पार्ट सही है, बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट गलत है, क्योंकि ये आपके अरब सागर में जाकर के मिलती है। ठीक है, फिर दूसरा है पुन्ना पूजा और करीम पूजा चलियार नदी की सहायक नदियां हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन बी जो केवल 2 है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। होलंगोपार गिब्बन अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के असम के जोरहट जिले में स्थित है। दूसरा है इसमें भारत के एकमात्र गिब्बन हुलोक गिब्बन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में यहाँ पे। तो जब आप ये देख रहे हैं, ये गिब्बन जो है इसको हुलोक गिब्बन कहा जाता है और ये होलंगापार गिब्बन सेंचुरी में पाया जाता है और भारत में ये एकमात्र यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जगह आप देखेंगे अगर मैप, तो आप यहाँ पाएंगे कि ये होलंगापार गिब्बन सेंचुरी जो है यहाँ कहीं है, और ये असम के हिस्से में। आप देखेंगे कि ये जो असम हिस्सा है, असम का हिस्सा है, और ये नदी यहाँ से जो जा रही है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। फिर अगर आप आगे जाते हैं तो मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये सारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हाल
हाल फिलहाल हम लोग बात करेंगे होलंगो पार्क गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो यहाँ पे जो है हुलॉक गिब्बन पाए जाते हैं, जो भारत में केवल यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर सही कथनों की बात करें तो यह भारत के असम के जोरहट में स्थित है, बिल्कुल सही है। और इसमें भारत के एकमात्र गिब्बन हुलॉक गिब्बन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, जो कि है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसे आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।